हाँ 10.1 10.2 10.3 में से किसी कुछ पूछना हो तो बताओ। कोई सा एग्जाम्पल पूछना है जल्दी बोल दो। वो कहाँ है जो कल कमेंट करके सवाल पूछ रही थी? हाँ आज ही नहीं आई वो। चलो मैं उसके सवाल का जवाब बता देता हूँ, यूट्यूब पे तो देख ही लेगी वो। उसने पूछा था, उसका सवाल अच्छा था वैसे। उसने पूछा था कि सर जब से अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटी जो है वो समय के साथ मतलब जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम। फिर उसने पूछा था कि पर सर आपने बोला कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो क्यों हो रही है? अगर डिस्टेंस कम होने के साथ बढ़ रही है तो सेंटर पे जीरो क्यों हो जाएगी? उसका सवाल ये था। सवाल समझ में आया सबको? यूट्यूब पे पढ़ा है, कमेंट में जाके देख लेना। अब उसका जवाब ये है, सुन लो। जैसे कि कोई सेंटर पे है मान लो, तो सेंटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो तुम बताओ कि क्या उस पे एक ही तरफ से फोर्स लगेगा या चारों तरफ से फोर्स लगेगा? चारों तरफ से फोर्स लगेगा। उसको अर्थ जो है वो इधर भी मान लो खींचना चाह रही है, मान लो इधर भी खींचना चाह रही है, इधर भी खींचना चाह रही है, इधर भी खींचना चाह रही है। अगर सब जगह से बराबर बराबर ही खींचेगी, क्योंकि वो कहाँ पे है, सेंटर पे, तो सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी कि बैलेंस हो जाएंगे। इसीलिए नेट फोर्स कितना आएगा? तो इसलिए उस समय वहाँ पे क्या होगी, ग्रेविटी। आंसर सबको समझ में आ रहा है? तो याद रखना कि किसी भी प्लेनेट के सेंटर पे अपन जाएंगे और अगर वो प्लेनेट स्फीयर टाइप का है तो वहाँ पे ग्रेविटी कितनी आनी चाहिए? जीरो। समझ में आया सबको? चलो अब बोलो 10.2 10.3 नहीं पूछनी। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि मास और वेट। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि मास और वेट क्या है, एक ही चीज़ है। और जो हमारी वेइंग मशीन होती है, सबने अपना वजन एक आध बार तो तोला होगा जीवन में। हाँ तो हाँ मतलब डेली, मैं तो डेली सही जिम में जाता हूँ तो डेली तोल देता हूँ, तो वो कोई बात नहीं। अब तुमको सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेइंग मशीन जो होती है वो हमको हमारा मास बताती है या फिर वेट बताती है? कितने लोगों को लगता है वेट बताती है और कितने लोगों को लग रहा है मास बताती है? उसका मेजोरिटी को देख के अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कम हो गया, बोले इतने लोगों ने वेट पे हाथ उठा दिया, अब मैं नहीं बोल रहा। हाँ तो देखो एक्चुअली में वो वेट बताती है, वेट बताती है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि वेट और मास में अंतर क्या है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पेपर में तुम मान लो कि अगर ये चैप्टर आ रहा है तो 99% ये सवाल आ ही जाएगा। और अगर तुमको याद है कि स्पीड और या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर था, अगर वो याद है तो तुमको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेरी बात समझो, मास पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिससे कि वो चेंज इन मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या था, इनर्शिया था। अब तुम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखो, तुमको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि मास के लिए वो क्या बोल रहा है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा मास होगा, या फिर मास की अलग से कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। आया समझ में? यानी कि मास की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, मास एक तरीके से फंडामेंटल चीज़ होती है। अब मेरी बात सुनो, तो मास बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो उसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो मास क्या हो जाएगा। अब तुम सोच के देखो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने यहाँ पे मुरैना में रखा है, उसको दिल्ली ले गए, अमृतसर ले गए, पंजाब ले गए, ऑस्ट्रेलिया ले गए, इंग्लैंड ले गए, क्या उसके पार्टिकल्स कम ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं होंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बदल सकता है। अगर आप उसको काटो पीटो नहीं, अगर नॉर्मल वैसे का वैसा ही है तो क्या उसका मास बदलेगा? जब तक पार्टिकल्स उतने ही है तो मास भी कितना ही आएगा। अब चाहे उसको आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता ले जाओ, चाहे पृथ्वी पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ। बोलो समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो एक पॉइंट तुमको समझ में आना चाहिए कि मास क्या हो चुका है, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगी, उसमें डायरेक्शन की कोई बात कभी भी नहीं आ सकती। समझ में आई? दूसरी पॉइंट क्या होगी तुमको जो समझ में आई कि कैन नॉट बी चेंज्ड, या फिर ये बोल सकते हैं कि कैन नॉट बी डज नॉट चेंज, फिक्स रहता है, डज नॉट
चेंज, यानी कि कल अपन ने पढ़ा था ना कि ग्रेविटी अगर बदलती है तो क्या बोलते हैं, अपना वेट कम ज़्यादा हो सकता है, अभी अपन उसके बारे में और बात करेंगे। पर मास जो है, जितना मास अर्थ पे है उतना ही चांद पे रहेगा, उतना ही मार्स पे रहेगा, वो सब जगह वही रहने वाला। समझ में आया? ये समझ में आ रहा? वेट की तरह बात करते हैं। तो वेट क्या था, अपन ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी। तो वेट क्या है, वेट एक तरीके का क्या है, फोर्स है, जो कि कौन लगा रहा है हम पे, अर्थ हम पे लगा रही है या फिर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है, वेट। वेट किसके बराबर होता है, तो तुमको पता है कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी तो क्या आता है, m इंटू जी। तो तुमको दिख रहा है ना वेट क्या है, एक फोर्स। अगर वेट एक फोर्स है तो उसकी बारे में अपन क्या लिखेंगे कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर वेक्टर है तो तुमको पता है कि जीरो भी हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि कैन बी चेंज्ड, या फिर चेंज होती है। ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, नोट्स में तुमको आंसर लिखा मिल जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या लग रही है किसी को? समझ में आ रहा है? हाँ, जीरो भी हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं हो, तो तुम समझ ही गए हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या है बेटा, मास हमेशा किस में नापा जाएगा, और ये किस में नापा जाएगा, न्यूटन में नापा जाएगा। अब बात ऐसी है कि अगर जो वेइंग मशीन है वो हमारा क्या बताती है, वेट। अब एक्चुअली में मान लो कि पर यूनिट उसकी क्या है, तो वो कैसे बताती है मैं समझाता हूँ। मान लो जैसे अगर वेइंग मशीन पे अपन खड़े होते हैं, जैसे मैं खड़ा होता हूँ, तो मान लो 75 kg बताता है। अब 75 kg वो किस तरीके से बता रहा, तुम सोच के देखो। अगर वो वेट नाप रही है तो मास क्यों बता रही है, सोच के देखो। सही बात है ना, अगर वेट नाप रही है तो वेट बताए, मास क्यों बता रही है। सवाल समझ में आया? सोचो। देखो क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान को, फिजिक्स जिसको नहीं आती उसको कुछ समझ में आएगा कि वेट क्या है, मास क्या है। उसको तो बस इतना पता है कि इसमें इतना वजन है या फिर मेरा इतना वजन है, उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और वेइंग मशीन ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वालों के लिए बनी है, वो तो सबके लिए ही बनी है। तो क्या होता है कि वेइंग मशीन जो है, अब हमको पता है कि ज़्यादातर दुनिया में वेइंग मशीन कहाँ पे इस्तेमाल होगी, धरती पे इस्तेमाल होगी। और अपन ने कल पढ़ा था कि धरती पे जो जी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कैसी है, फिक्स है, जो कि कितनी है, 9.8। अब मेरी बात सुनो, जो भी वेइंग मशीन होती है वो नापती है एक्चुअली में फोर्स ही है, पर उस फोर्स को वो क्या कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं, किससे, जी से। तो क्या निकल आता है, जैसे कि मान लो मैं खड़ा हुआ, तो ये अगर वेइंग मशीन पे अपन खड़े हुए हैं, मान लो कोई इंसान खड़ा हुआ वेइंग मशीन पे, तो वो इस पे वेइंग मशीन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू जी। अब वेइंग मशीन ने इस फोर्स को नाप लिया, मान लो ये फोर्स इस फोर्स की वैल्यू आ रही है 750 न्यूटन। अब वेइंग मशीन क्या करेगी, उसके पास ये आ गया, इसको आने के बाद वो क्या करेगी, डिवाइड बाय क्या कर देगी, 10, यानी कि किससे डिवाइड कर दिया, तो जी से जी कट गया, और ये कितना आ गया फिर 75 क्या आ गया। समझ में आ रहा तुमको? तो वेइंग मशीन किस तरीके से काम कर रही है, समझ में आ रहा है? अब तुम नेट पे देखना, एक्सपेरिमेंट पढ़े हुए हैं, और तुम देखना 11th क्लास में तुमको पढ़ाएंगे भी। अगर अपन वेइंग मशीन को लेके लिफ्ट में चढ़ जाएं, जब हम वेइंग मशीन को लेके लिफ्ट पे चढ़ जाएंगे और लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, तो क्या हमारा वेट ज़्यादा आएगा, कम आएगा, उतना ही रहेगा, सोच के देखो, ज़्यादा आएगा। क्योंकि वेइंग मशीन अगर ऊपर जा रही है तो हमारा वजन जो उस पर आएगा वो ज़्यादा आएगा ना, तो एक्चुअली में हमारा वेट वो क्या दिखाएगी, ज़्यादा। और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो हमारा वजन कैसा आएगा, कम आएगा। तो याद रखो, अब तुम सोचो कि अगर वो एक्चुअली में मास बताती होती तो क्या वजन कम आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, वो क्या बताती है, सिर्फ और सिर्फ वेट, यानी कि वो फोर्स को बता रही है, ठीक है। तो याद रखना कि वेइंग मशीन फोर्स नापती है, ना कि मास। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेइंग मशीन किस तरीके से काम कर रही है, उसमें जी की वैल्यू क्या रहती है, सेट रहती है। समझ में आ रही है? तो ये सब तुमको पता होना चाहिए। कांस्टेंट एवरीवेयर तो मैंने तुमको बता दिया। स्केलर यूनिट, मास इज नेवर जीरो, एक पॉइंट है, और वेट कैन बी जीरो, तो वो तो तुमको बता ही दिया। हाँ, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 मैंने बता दिए, इसमें 2 एक्स्ट्रा और लिखे जो कि मैंने तुमको समझा दिए। कुल मिला के 4 नंबर का ये सवाल आएगा, तुमसे करना आना चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, चलो।
अब आगे अगर वेट की बात समझ में आ गई तुमको, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे निकालेंगे अपन? मून पे निकालेंगे। तो वो और निकाल, अब तुमको इतना समझ में आ गया कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है? फोर्स, जो कि उस प्लेनेट के द्वारा उस पे लगाया गया है, यानी कि mg क्या होता है? अब तुमको पता है कि यहाँ पे m तो क्या है? हमेशा की हमेशा कांस्टेंट, मतलब मास तो है पर वो क्या है? हमेशा। किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ। और याद रहे कि कल अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? g के बारे में पढ़ा था। g की वैल्यू कितनी निकाली थी कल? g बराबर gm/r²। अब इसमें m क्या है? जिस प्लेनेट का आप निकालना चाह रहे हो उस प्लेनेट का मास। r क्या है? जिस प्लेनेट पर आप निकालना चाह रहे हो उस प्लेनेट की रेडियस। तो यहाँ पे ये जो g निकलेगा, अगर अपन अर्थ पे हैं तो ये g किसका है? अर्थ का। अगर अपन मून पे हैं तो ये g किसका रहेगा? मून का रहेगा। तो अब हम बात किसकी करने वाले हैं? मून की बात करने वाले हैं। तो अगर हम मून की बात करने वाले हैं तो m तो अभी भी कांस्टेंट रहेगा। g की वैल्यू कितनी आएगी? तो g ऑफ मून, इसको मैं gm लिख देता हूँ, विल बी इक्वल टू g इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। समझ में आ रहा तुमको? अब मास ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ मून कितनी है, वो तो तुम देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। अपन को कैलकुलेट नहीं करना, बस अपन को पता है कि अपन को पता होना चाहिए कि ये निकालते कैसे। मास ऑफ मून दे रखा है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg। और रेडियस ऑफ मून कितनी दे रखी है? 1 सेकंड रुकना बेटा, हाँ वही इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। 7.36 इंटू 10 की पावर 22। वही मैं सोच रहा कि अर्थ के बराबर कैसे आ रहा है। 7.36 इंटू 10 की पावर, और रेडियस ऑफ मून कितनी दे रखी है? इंटू 10 की पावर 6। अब मेरे को ये बताओ, इन वैल्यू को इसमें डाल देंगे। जी की वैल्यू तो हमको कल से पता ही है कितनी आती है। इन वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो तुम देखोगे कि जी एम यानी कि ग्रेविटी ऑन मून कितनी आ जाएगी? करीब करीब 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग इतनी आती है। एग्जैक्ट ना तो हमको याद रखने की ज़रूरत है ना, बस पता होना चाहिए। और एक और चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप ग्रेविटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ मून का रेशो लेते हो तो वो कितना आता है? 6:1। यानी कि अर्थ पे मून के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा क्या है? ग्रेविटी है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को अगर अपन यहाँ से पटक रहे हैं तो अर्थ पे ये बहुत जल्दी गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और इसी ऑब्जेक्ट को अगर इतनी ही हाइट से मून पे गिराएंगे तो बहुत धीरे गिरेगा क्योंकि वहाँ पे क्या है? ग्रेविटी बड़ी। तो तुमने अगर नेट पे देखे हैं मून पे एस्ट्रोनॉट वगैरह के वीडियो पड़े हुए हैं तो तुम देखो वो कैसे फुदक के चलते हैं और वो ऐसा लगता है कि गिर ही नहीं रहे हैं, बहुत देर में गिरते हैं। समझ में आ रही है तुमको? तो वो मून की ग्रेविटी की बात है। इसी तरीके से अपन अगर चाहें तो क्या मार्स की ग्रेविटी निकाल सकते हैं? अगर मार्स का मास पता हो, मार्स की रेडियस पता हो, निकाल सकते हैं, और एक्चुअली में ऐसे निकाल भी लेते हैं। समझ में आई? तो ये अपन को पता होना चाहिए। इसमें ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ मून का रेशो कितना है? 6:1। तो अगर कोई इंसान है जिसका वेट अर्थ पे आता है मान लो 60 न्यूटन, तो वो वेट मून पे कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा? क्योंकि अर्थ और मून में कितने गुने का रेशो है? 6 गुने का रेशो है। अगर वो अर्थ पे 60 का है तो मून पे 6 गुना कम हो जाएगा, यानी कि डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो कितना आ गया? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कोई इंसान अगर अपने आप को बोलता है कि मैं मोटा हूं तो उसको क्या बोलो? चांद पे चलेगा, वहाँ पतला हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे उसका वेट कम हो जाएगा। समझ में आई? कोई दिक्कत लग रही है? चलो अब इसमें कुछ सवाल फवाल होंगे कि नहीं होंगे? ये अंडरलाइन कर लेना नीचे वाला, ये रेशो जो दिया है WM/WE इज इक्वल टू 1/6। 10.4 10.5 निपटा लो फटाफट से। अरे ये WM/WE का रेशो जो है वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। कैसे मतलब?
और लिख सकते हैं, लिखने में दिक्कत क्या है, जो मैंने लिखा है बोर्ड पे वही तो सॉल्व होके लिखा हुआ है, बाकी ऐसे लिखने को नहीं पूछूंगा मैं, प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या किया है अपन ने। 10.2 तो आ ही गया होगा, किस किस को आ गया 10.2? हाँ जो भी है 10.4 आ गया ना, मास इंटू ग्रेविटी वेट, बस हो गया सिंपल। अगला वाला देख लो 10.5 किस किस को आ गया, किस किस को पूछना है? 10.5 पूछना है। क्या लिखा हुआ है बेटा साफ साफ कि ऑब्जेक्ट जो है उसका अर्थ पे वेट कितना आ रहा है, 10 न्यूटन आ रहा है। ठीक है बेटा, अभी बातें नहीं, हाँ ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट अर्थ पे कितना आ रहा है, 10 न्यूटन, और पूछा कहाँ पे, मून पे। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर अर्थ पे 10 है तो मून पे कितना हो जाएगा, 10/6, क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम है अर्थ के मुकाबले, तो 10/6 कितना होता है बेटा, 1.66, तो आंसर कितना आ गया 1.66, तो मून पे उसका 1/6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। इसी का उल्टा भी पूछा जा सकता है, अगर मून पे मान लो 10 न्यूटन का है तो अर्थ पे कितने का होगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 60, क्योंकि अर्थ पे क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई, बड़े सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है जिसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। कौन सा टॉपिक आ गया, थ्रस्ट एंड प्रेशर, जिसमें से कि तुम प्रेशर समझो, थ्रस्ट क्या होता है वो अभी मैं थोड़ी देर से समझा दूंगा, थ्रस्ट अलग से समझने की जरूरत नहीं है, प्रेशर समझो पहले तो क्या है। तो प्रेशर क्या है, एक दिन अपन ने बात करी थी बहुत डिटेल में, याद करो, याद है तुमको, नहीं याद है, हाँ अगर नहीं याद है तो फिर से बता देता हूँ। तो प्रेशर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, सिंपल सी बात है, पहले तो प्रेशर का फॉर्मूला समझ लो। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये समझ लो, अभी इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये थोड़ा सा फिजिक्स की बातें हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो P बराबर क्या आ जाएगा, F अपॉन A। अब एक सेकंड सुनते रहना जरा, अब कोई भी नई चीज आती है तो सबसे पहले उसकी क्या निकालते हैं, यूनिट। तो प्रेशर की यूनिट कितनी आ जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की न्यूटन होती है और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर माइनस 2, न्यूटन मीटर माइनस 2, बेटा नीचे से ऊपर गया तो -2, और इसी चीज को क्या बोला जाता है, पास्कल। क्या बोला जाता है, तो प्रेशर की यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, पास्कल, और पास्कल मतलब कि न्यूटन मीटर माइनस 2। जिस तरीके से फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि केजी मीटर सेकंड -2 को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन, याद है तुमको ये। तो इसी तरीके से न्यूटन मीटर -2 को क्या बोल रहे हैं, पास्कल बोल रहे हैं। तो याद रखेंगे आज के बाद कि कहीं पे भी प्रेशर नापने की बारी आएगी तो जो भी है, मान लो 10 का प्रेशर है, 20 का प्रेशर है, तो वो किस में नापा जा रहा है, पास्कल में नापा जा रहा है। इसके अलावा और भी यूनिट होती हैं, उनके बारे में अपन को भी ध्यान नहीं देना। समझ में आ गई। अब यहाँ से जैसे कि तुमको प्रेशर का फॉर्मूला देख के कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या ये दो पॉइंट तुमको फॉर्मूला देख के समझ में आते हैं, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब जरा प्रेशर की फील लेते हैं कि प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रेशर क्या है समझ लो, कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया में लग रहा है, बस ये लाइन याद रखो। क्या बोला, प्रेशर क्या है, कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया में लग रहा है। समझ में आई। अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल हैं, 2-3 एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो यही है कि जैसे अपन बारिश हो रही है तो अपन जैसे यहाँ पे मिट्टी में, मैंने एक दिन गाड़ी पार्क करी थी, तुमको बताया था, अपनी बाइक का स्टैंड लगाया था, तो बारिश हो रही थी तो गीली मिट्टी की वजह से जो मेरी बाइक थी वो नीचे की तरफ झुक गई। अब वो तो मैंने संभाल ली, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, क्या हो गई, वो झुक गई। क्यों झुक गई, क्योंकि पूरी बाइक का वजन किस पे आ गया, एक स्टैंड पे। अब समझो ज़रा, तुम सोच के देखो कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि अपन पेन की बात करते हैं, ठीक है, पेन का अगर तुमको पॉइंट चुभाएंगे तो तुमको दर्द ज़्यादा होगा कि नहीं, होगा ना। इसी तरीके से सोच के देखो, जब हम चक्कू से कोई सब्जी काट रहे हैं तो चक्कू कैसा होना चाहिए, क्या
क्या तुम अपनी स्केल से किसी सब्जी को काट सकते हो? सोच के देखो क्यों, सोच के देखो क्यों। क्योंकि जो चाकू है, चक्कू जो है, उस पे उसका जैसे अपन इधर से काट रहे हैं तो ये वाले एरिया से ही तो फोर्स लग रहा है। अब ये एरिया कितना है? बहुत बहुत कम है। पहना है मतलब कि ये एरिया कितना हो गया? बहुत। और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, फोर्स तो उतना ही है। देखो तुम स्केल से काटोगे तब भी तुम में उतनी दम रहेगी जितनी अब है, और अगर तुम चक्कू से काटोगे तब भी तुम में उतनी दम रहेगी जितनी अब है। समझ में आई? तो फोर्स तो दोनों केस में कैसा है? बराबर। किसका अंतर आ रहा है? प्रेशर का मतलब एरिया का अंतर आ रहा है। चाकू के केस में जिससे हम काट रहे हैं वो कैसा है? एरिया बहुत कम। एरिया बहुत कम तो प्रेशर बहुत ज़्यादा। समझ में आ गई? तो इस तरीके के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ये अपना बैग है। इस बैग में तुम देखते हो कि सारे बैग्स में ये पट्टी जो आती है ये हमेशा कैसी आती है? थोड़ी सी मोटी आती है। अब तुम सोच लो इसका भी क्या कारण होगा। बैग में हम क्या रखते हैं? अपना सामान। और तुम्हारे जो बैग है उसमें तुम तो पूरा घर बार उठा के ले आते हो, है ना? करीब तुम्हारे 15-20 किलो के तो हो ही जाते होंगे। तो हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नाप के देखेंगे किसी दिन। अब इधर देखो, अब ये तुम सोच के देखो कि इस बैग को जब हम टांग रहे हैं तो इसका वजन हमारे किस पे आया? शोल्डर पे आया। अब तुम सोच के देखो कि हमको बैग जो है आरामदायक चाहेंगे ना, ऐसा थोड़ा ना चाहेंगे कि बैग ऐसा ले लिया जिससे कि दिक्कत आ जाए। सेम तो अगर इसकी तनी पतली होगी तो क्या होगा? पूरे बैग का वजन उतने से हिस्से में आएगा। और इसकी तनी मोटी है तो जो वजन है वो क्या हो रहा है? फैल रहा है। अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर, तो इस तरीके से हम इसको झेल पाते हैं। सेम केस किस में है? तुमने बाजार से कभी कोई सामान खरीदा हो, तो जब बाजार से अगर कोई सामान है जिसमें थोड़ा सा वजन ज़्यादा है तो तुम देखो जब पन्नी में लाते हैं तो हाथ दुखने लगता है, होता है कि नहीं? और उसी सामान को अगर अपन पन्नी की जगह मान लो थैले में लेके आए तो जो थैला होता है उसमें पकड़ने के लिए अच्छी सी क्या बोलते हैं, ग्रिप रहती है, तो उसमें वो आराम से लाया जा सकता है। समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल क्या बताया था कि वो एक जो लड़का होता है जो कील के उस पर लेट जाता है, उसमें भी क्या है तुमको बताया था कि अगर वो लड़का लेट रहा है, मान लो ये इस तरीके से बहुत सारी कील रहती है उसमें। अब तुम सोच के देखो कि उसका जो वजन है वो किस पे फैलेगा? पूरा का पूरा। ये लड़का जो है इस तरीके से लेटा हुआ है, ठीक है? थोड़ा कोई बात नहीं, चलता है। अब मैं मास्टर हूँ, कोई पेंटर थोड़ी ना हूँ। इधर देखो, ये लड़का इस पे लेटा हुआ है, इसका पूरा का पूरा वजन किस पे फैल रहा है? किलो पे फैल रहा है। अब तुम सोच के देखो कि जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। अब मान लो तुम धीरे धीरे एक एक कील हटाने लगो, धीरे धीरे एक एक कील हटाने लगो, तो ये लड़का भी धीरे धीरे उठने लग जाएगा। बोलेगा कि भैया मैं नहीं लेट पाऊंगा। अगर तुम बोलो कि उससे ये बोलो कि तू भले ही 2 सेकंड के लिए लेट, पर 2 कील पे लेट के देखा, तो क्या वो लेट जाएगा? उसकी पूरी जो पीठ है वो कैसी हो जाएगी? छेद हो जाएगी। फिर कौन सा डायलॉग आ जाएगा दबंग पिक्चर का कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, सुना है ना सबने? तो क्या तुमको समझ में आ रहा है प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? कितना फोर्स कितने ज्यादा एरिया में या कितने कम एरिया में। इसी तरीके से एक सिंपल सा और है कि बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, वो जब हमको मारते हैं, जैसे उन्होंने हमको मान लो लात मार दी, घूसा मार दिया, तो क्या हमारे लगेगी? लगेगी भी तो बहुत हल्की फुल्की। बच्चों में जान ही कितनी रहती है। समझ में आ गई कि नहीं? पर वही बच्चा जब पीछे से आके ऐसे खसोट लेता है जब, तब क्या होता है? अब तुम सोचो, जब बच्चा ऐसे कर रहा है तो क्या उसमें दम आ गई है क्या? है ना? अब जिनकी बहनें होंगी छोटी, उनको तो पता ही होगा, वो लड़ाई होती है तो बहनों में दम तो होती नहीं, तो नाखून ही मारती रहती हैं बच्चों के, मतलब अपने भाइयों के। किसी के है छोटी बहन? छोटी बहन तो तुम्हारी होती होगी, लड़ाई तो मारती है कि नहीं मारती? बहुत बहुत मारती है ना। इसी चक्कर में वो काटते ही नहीं है नाखून, वाले यही मेरे हथियार है इन्हीं से मेरी लड़ाई होती है। तो वहां पे भी क्या लग रहा है? अब तुम सोचो, छोटे बच्चे ने अगर हमें मारा, मान लो गाल में मारा, अब गाल में मारा तो उसका जो दम है, यानी कि उसका जो फोर्स है, वो पूरे इस एरिया से पूरे यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, तो इसलिए हमारे ज्यादा नहीं लगेगी। पर जब उसने नाखून से ऐसे किया तो नाखून का एरिया बहुत, और एरिया कम तो प्रेशर बहुत, तो बस। और ये फोर्स का तो तुमको समझ में आता ही है, अगर फोर्स बहुत ज्यादा है तो प्रेशर तो ज्यादा लगेगा ही, फोर्स कम है तो प्रेशर तो कम लगेगा ही। क्या सबको ये समझ में आ रहा है? तो ये फोर्स है। अब हाँ, थ्रस्ट क्या होता है सुन लो। थ्रस्ट क्या होता है? तो ये जो फोर्स है वो कौन सा वाला होना चाहिए?
तो परपेंडिकुलर फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं। सुन लो क्या बोल रहा हूँ, सुन लो, परपेंडिकुलर फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं। तो तुमको उसमें अभी उतना ध्यान नहीं देना, तुम्हारे सिलेबस में तो जो भी फोर्स आने वाला है वो परपेंडिकुलर ही आएगा। एक्चुअली में तुमको मैंने जैसे पहले भी बताया था, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो जरूरी नहीं है ना कि रियल लाइफ में उसमें सारे फोर्स कैसे लगे परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है ना कि सारे फोर्स ऐसे ही हो। क्या कोई फोर्स टेढ़ा भी लग सकता है? अगर मैं ये है, इसको मैं जरूरी नहीं है ना कि ऐसे ही धक्का दूं, मैं ऐसे भी धक्का दे सकता हूँ, तो ये टेढ़ा है। अब टेढ़े की बात ऐसी है कि 9th क्लास में तुम अभी एंगल वाले फोर्स को सॉल्व करना नहीं सीखे हो, इसीलिए तुम्हारे केस में कैसे आएंगे, तो इसीलिए परपेंडिकुलर ही आएंगे। तो तुमको बस इतना याद रखना है कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला होगा। और परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोला जा रहा है, थ्रस्ट बोला जा रहा है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसीलिए मैंने बोला था कि थ्रस्ट पे ध्यान मत दो। चलो, अगर ऐसा है तो अब अच्छा एक और बात बताओ, क्या सेम ऑब्जेक्ट से अलग अलग प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है? सोच के देखो, इसमें अभी एग्जांपल भी आने वाला है। जैसे देखो, ये डस्टर अभी मेरे हाथ पे रखा हुआ है, क्या ये डस्टर मेरे पे फोर्स लगा रहा है? लगा रहा है। और क्या इस डस्टर के पास खुद का एरिया है? तो इसका जो फोर्स है, इसका जो डस्टर है, उसकी वजह से मेरे हाथ पे प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? अब प्रेशर आएगा। अब सोच के देखो, अभी भी डस्टर है, डस्टर का वेट बदला कि नहीं? अगर मैंने डस्टर को ऐसे की जगह ऐसे रख लिया तो क्या इसका वजन बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या बदला? एरिया। क्या बदल गया? अब एरिया क्या हो चुका है, कम। एरिया कम हो चुका है, तो अब इसका क्या बदल जाएगा? तो याद रखेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट से अलग अलग फोर्स लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल कर लो। और अच्छा एक और बात सिंपल सी क्या रह गई कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें डायरेक्शन की कोई बात कभी भी नहीं हो सकती। बस एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम्पल तुमको समझ में आ रहा है क्या? बर्फ की जगह का भी एग्जाम्पल बताया था मैंने पहले। जब सुन लो, जब बर्फीली जगह में जाते हैं तो जूते कैसे पहनते हैं, फ्लैट सोल वाले जूते पहनते हैं। वहाँ पे अपन स्पोर्ट्स शूज़ पहन के नहीं जा सकते, वरना बर्फ़ में अपना पैर धंस जाएगा। तो वहाँ पे कौन से पहने जाते हैं? अब सोच के देखो, फ्लैट सोल के जूते पहनने से क्या फ़ायदा हो रहा होगा? हम बर्फ़ में नहीं धंसेंगे, क्योंकि हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल रहा है, उसकी वजह से बर्फ़ पे क्या लगेगा, प्रेशर बड़ा कम। तो इसके हज़ारों लाखों एग्जाम्पल हैं। जब भी तुम देखना चाहो अपने आसपास डेली लाइफ में, तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे कि घर पे चाकू से जब कभी भी अब तुम कुछ काटना तो याद करना कि प्रेशर कैसे लग रहा होगा। और इसीलिए चाकू की धार को भी पैना करना पड़ता है, अगर वो पैनी नहीं होगी तो प्रेशर कैसा लगेगा, बड़ा कम लगेगा। इसीलिए चलो आज के लिए इतना ही है, ये एग्जाम्पल कल करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।